जय हिंद फ्रेंड्स। राधे राधे। मैं लेक्चर वन पढ़ा चुका था। आज मैं लेक्चर टू कवर करूंगा। बोटनी का बोटनी का लेक्चर टू है। तो आइए बिना देरी किए हम बोटनी में लेक्चर नंबर टू स्टार्ट करते हैं। जो कौन सा चैप्टर है? तो सेल, यानी कि द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर है। राधे राधे। स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक इसमें हम कौन सा कवर करेंगे? ओवरव्यू। ओवरव्यू सेल प्रोकैरियोट, यही टॉपिक होगा। तो इसमें पहले हम देखेंगे सबसे पहले साइटोप्लाज्म के बारे में। तो साइटोप्लाज्म होता क्या है हम जानते हैं, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म जो होता है, तो साइटोप्लाज्म पहली बात इस सेमी फ्लूइड रीजन होता है। क्यों होता है सेमी फ्लूइड रीजन? क्योंकि इसमें लिक्विड पार्ट भी होता है और सेल ऑर्गेनिल होता है, जिसके कारण ये सेमी फ्लूइड रीजन होता है। कौन? साइटोप्लाज्म। यानी कि कहने का मतलब मेरा सेमी फ्लूइड का मतलब हो गया कि साइटोप्लाज्म जो होता है वो सेमी फ्लूइड होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि इसमें लिक्विड पार्ट भी होता है और इसमें साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनिली भी होता है। सेल ऑर्गेनिल ऑर्गेनिल जिसके कारण क्या होता है, ये सेमी फ्लूइड होता है। कौन सा? साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसलिए हम साइटोप्लाज्म को हम सेमी फ्लूइड रीजन कहेंगे। सेमी फ्लूइड रीजन कहेंगे किसको? तो साइटोप्लाज्म को, ठीक है। आज जो साइटोप्लाज्म है तो ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट ये दोनों में प्रेजेंट होता है। कौन सा? तो साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म होता है ये दोनों में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है, ठीक। और साइटोप्लाज्म में आगे है सेलुलर एक्टिविटी, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर सेलुलर एक्टिविटी भी होता है। तो सेलुलर एक्टिविटी का कहने का मतलब क्या हुआ? यानी कि सेलुलर एक्टिविटी का मतलब हुआ केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। कि केमिकल इसमें रिएक्शन होता है। तो जो साइटोप्लाज्म में सेलुलर एक्टिविटी हो रहा है जिसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ये कहाँ होता है? तो रिएक्शन क्या होता है? तो ये होता है प्लांट्स में एंड एनिमल में। यहाँ पे छूट गया है तो इसको हम लिख देते हैं प्लांट्स में और एनिमल में कि हाँ। तो प्लांट, पी एल ए एन टी एस, प्लांट्स एंड एनिमल में होता है। कहाँ पे होता है? तो प्लांट्स एंड एनिमल्स में ये होता है, ठीक है। तो जो सेलुलर एक्टिविटी कहाँ होता है? तो प्लांट्स एंड एनिमल में होता है। तो यहाँ पे जो केमिकल जो रिएक्शन हो रहा है, इसी के कारण इट कीप्स सेल इन लिविंग स्टेट, यानी कि केमिकल रिएक्शन की वजह से सेल जो है वो लिविंग स्टेट में होता है, ठीक है। तो ये केमिकल रिएक्शन की वजह से जो सेल है वो लिविंग स्टेट के अंदर क्या है? प्रेजेंट है, ठीक है। और हम आगे देखते हैं जो ये जो होता है ना केमिकल रिएक्शन, ये फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस करता है। अब आगे हम देखेंगे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली दो प्रकार के होता है, एक प्रो यूकेरियोट, एक प्रोकैरियोट। यूकेरियोट और एक प्रोकैरियोट। तो यूकेरियोट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली में यूकेरियोट प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोट इसमें क्या होता है? अब्सेंट होता है। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता क्या है? इसमें क्या होता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली में? इसमें यूकेरियोट प्रेजेंट होता है। क्या? यूकेरियोट। ये यूके का मतलब हो गया यूकेरियोट शॉर्ट फॉर्म है, ये इसमें प्रेजेंट होता है। अब प्रोकैरियोट इसमें क्या होता है? जो प्रोकैरियोट होता है उसमें अब्सेंट होता है। किसमें? तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली में, ठीक है। तो देखो ये जितना भी स्ट्रक्चर है सब ये पूरा A to Z मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली में, यानी कि यूकेरियोट में क्या होता है? प्रेजेंट होता है यूकेरियोट में। तो कौन कौन? ईआर। ईआर का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जीबी का मतलब गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। लाइसोजोम का मतलब लाइसोजोम। तो जीबी का मतलब गोल्जी बॉडी हो गया, ये तो पूरा लिखा है। लाइसोजोम हो गया, वैक्यूल हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइक्रो बॉडीज हो गया। ये जो है सब प्रेजेंट होता है इसमें, तो यूकेरियोट में होता है, ठीक है। और बात कर ले कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में
मेम्ब्रेन कितनी होती है, तो वो इसमें वन मेम्ब्रेन होती है, गोल्गी बॉडी में वो वन मेम्ब्रेन होती है, लाइसोसोम में वन मेम्ब्रेन होती है, वैक्यूल में वन मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में टू मेम्ब्रेन होती है, माइटो बॉडीज में वन मेम्ब्रेन होती है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में एकमात्र है जो जिसमें दो मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रेजेंट होती है, बाकी सब में एक एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ये हम देख लिए। और जिसमें क्या होता है, इसमें प्रोकैरियोट जो होता है ऑब्सेंट होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे राइबोसोम के बारे में। तो राइबोसोम होता क्या है देखते हैं। तो ये पहले राइबोसोम के बारे में देखते हैं। तो ये राइबोसोम होता है, ये सबसे स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेली होता है, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट होता है, इसमें मेम्ब्रेनलेस होता है, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो ये जो राइबोसोम होता है सबसे स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेली होता है। और राइबोसोम क्या करता है कि राइबोसोम में फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। अब हम आगे देखेंगे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। प्रोकैरियोट क्या है और यूकैरियोट क्या है, ठीक है। और आगे चल के इसका डिफरेंस भी देखना होता है, आगे चल के हम पढ़ेंगे इसका डिफरेंस के बारे में। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोट के बारे में पहले देख लेते हैं। तो प्रोकैरियोट में जो ये सेल है, क्या है, सेल। तो प्रोकैरियोट में पहले एक सेल बनाएंगे, उसके बाद इसके जो अंदर क्या दिख रहा है, तो इसके अंदर हमें डॉट डॉट दिख रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे। ये डॉट क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। इसमें कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम के बारे में जान रहे हैं ना, राइबोसोम के बारे में। तो इसमें 70S वाला राइबोसोम इसमें होता है, किसमें, तो प्रोकैरियोट में होता है। अब हम जानेंगे यूकैरियोट के बारे में। तो यूकैरियोट होता क्या है देखते हैं। तो हम प्रोकैरियोट के बारे में देख लिए, अब यूकैरियोट के बारे में देखते हैं। तो यूकैरियोट में एक ये भी इसमें सेल बनाएंगे, ये सेल हो गया। और सेल में क्या हो गया, तो इसके अंदर क्या है, तो इसमें भी तो साइटोप्लाज्म होगा, तो इसमें भी साइटोप्लाज्म होगा। तो इसका जो इसमें कौन प्लाज्म हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया, डॉट डॉट। तो इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है यूकैरियोट में, यू 80S वाला होता है, कितना वाला, 80S वाला होता है। और जो साइटोप्लाज्म में, तो साइटोप्लाज्म में सब होता है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर और क्या होता है, तो और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कौन सा, तो माइटोकॉन्ड्रिया। वो भी कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो 70S राइबोसोम वाला माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, 70S राइबोसोम वाला माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर एक और पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो प्लांट में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है ना, वही क्लोरोप्लास्ट इसमें पाया जाता है, ठीक है। 70S, तो जो ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये 70S वाला है, ठीक है। ये जो है ये क्या है, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है यूकैरियोट के अंदर, क्या साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, तो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एक चीज निकलता है, यहाँ पे निकल रहा है, एक चीज निकलता है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, RER बोलते हैं, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज निकलता है, तो ये कौन सा इस पर कितना, कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, तो 80S वाला राइबोसोम पाया जाता है, कौन सा, 80S वाला, 80S वाला इस पर राइबोसोम पाया जाता है। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो राइबोसोम मिलता है, यहाँ पे देखो ये रेड में है, तो जो राइबोसोम मिलता है ना वो 80S वाला राइबोसोम मिलता है, ठीक है। इसमें जो RER पर कितना, कौन सा राइबोसोम मिलता है, तो 80S वाला राइबोसोम मिलता है। तो देखो जो यूकैरियोट है, तो यूकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया कितना मिल रहा है, तो 70S मिल रहा है यूकैरियोट में, माइटोकॉन्ड्रिया 70S। और क्लोरोप्लास्ट कितना मिल रहा है, तो 70S, ये भी 70S राइबोसोम मिल रहा है। और साइटोप्लाज्म की वाला में कितना राइबोसोम मिल रहा है, तो 80S वाला मिल रहा है राइबोसोम, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यूकैरियोट में कौन सा राइबोसोम मिल रहा है, तो 70 एंड 80S वाला यूकैरियोट में राइबोसोम हमें मिल रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब किसके बारे में पढ़ना है, सेंट्रोजोम के बारे में, ठीक है। अब सेंट्रोजोम क्या होता है, सेंट्रोजोम क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लो जो ये प्लांट एंड एनिमल जो लिखे हुए हैं ना, इसका एक केमिकल एक रिएक्शन लिख लो। तो प्लांट एंड एनिमल में क्या हो रहा है, तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है। अब आगे देखते हैं, ये सब मैंने कर लिया है। अभी सेंट्रियोजोम के बारे में पढ़ना है, तो सेंट्रियोजोम के बारे में ये देखना है।
तो सबसे पहले देखेंगे हम सेंट्रोजोम में कंसिस्ट ऑफ टू सेंट्रियोल, यानी कि एक सेंट्रोजोम में दो सेंट्रियोल होते हैं, दो सेंट्रियोल होते हैं। ये जो सेंट्रियोल होता है ना, ये मेम्ब्रेन लेस होता है। क्या क्या होता है? मेम्ब्रेन लेस होता है। तो देखो यहाँ पे दो सेंट्रियोल को हम बनाएंगे। तो कितना डिग्री पर हम सेंट्रियोल को बनाएंगे? 90 डिग्री पर। तो एक ए सेंट्रियोल, एक ए सेंट्रियोल, तो दो सेंट्रियोल बनाए जो कितना डिग्री पे है? 90 डिग्री पर है, ठीक है। यानी कि जो इस ये सेंट्रियोल होता है, ये एक दूसरे के 90 डिग्री पर होता है, ठीक है। देखो एक दूसरे के 90 डिग्री पर है, तो ये जो सेंट्रियोल होता है वो एक दूसरे के 90 डिग्री पर होता है। तो ये जो सेंट्रोजोम होता है, इसमें जो है ये दो सेंट्रियोल पाया जाता है जो मेम्ब्रेन लेस होता है। तो इस सेंट्रियोल जो होता है ना, तो इस सेल डिवीजन में हेल्प करता है। क्या चीज में? सेल डिवीजन में। ये जो सेंट्रियोल है ओनली प्रेजेंट इन एनिमल में होता है, ओनली प्रेजेंट, केवल प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में, ठीक है। और ये सेंट्रियोल ऑलमोस्ट ऑब्सेंट इन प्लांट। जब ये प्रेजेंट होता है, ओनली प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में, तो आमतौर पर हम कह सकते हैं कि जो ऑलमोस्ट ऑब्सेंट इन प्लांट, तो ऑलमोस्ट होता है, एब्सेंट रहता है किस में? तो प्लांट सेल में ऑलमोस्ट क्या रहता है? ऑब्सेंट रहता है। अब हम देखेंगे आगे अब हम देखेंगे आगे कैरेक्टर देखेंगे प्रोकैरियोट का और यूकैरियोट का, ठीक है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस देखेंगे कि क्या है, ठीक है। तो हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का हम कैरेक्टर देखेंगे। तो देखो पहले बात है साइज। तो इसकी साइज की बात करें तो देखो, जो प्रोकैरियोट होता है वो बैक्टीरिया सब होता है लोग, और यूकैरियोट में हम लोग आते हैं, ठीक है। तो तुम कोई भी बोल सकता है कि देखो, तो साइज की बात की जाए तो हम लोग को तुलना अगर यही बैक्टीरिया सबसे किया जाए तो किसमें दोनों में लार्ज कौन होगा? तो हम लोग होंगे तो लार्ज। तो इसके साइज की बात की जाए तो यूकैरियोट लार्ज हो गया और प्रोकैरियोट स्मॉल हो गया, ठीक है। और अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में। तो मल्टीप्लिकेशन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में होगा। तो देखो प्रोकैरियोट में जो बैक्टीरिया होता है सब, ये फास्ट फास्ट करेगा लोग, और हम लोग क्या करेंगे? स्लो करेंगे। यूकैरियोट वाला स्लो करेगा, ठीक है। यानी कि यानी कि जो प्रोकैरियोट होता है वो फास्ट मल्टीप्लाई करेगा, और जो यूकैरियोट होता है वो स्लो मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन देख लिया। अब देखेंगे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, ऊपर मेम्ब्रेन है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होता है? तो प्रोकैरियोट जो होता है इसमें एब्सेंट होता है, और यूकैरियोट जो होता है इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और उसमें अब देखेंगे हम वेल डिफाइंड न्यूक्लियर के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में। तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस में प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है और यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस में प्रोकैरियोट में एब्सेंट हो जाएगा और यूकैरियोट में प्रेजेंट हो जाएगा। वैसे ही हिस्टोन प्रोटीन, तो हिस्टोन प्रोटीन में प्रोकैरियोट एब्सेंट हो जाएगा, और हिस्टोन प्रोटीन में यूकैरियोट में प्रेजेंट हो जाएगा। तो जो यूकैरियोट जो हो रहा है, जो हिस्टोन प्रोटीन हो रहा है यूकैरियोट में, जो हिस्टोन प्रोटीन यूकैरियोट में हो रहा है वो बेसिक होगा, ठीक है, वो बेसिक होगा। वैसे ही हिस्टोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो होगा, नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होगा और यूकैरियोट में भी प्रेजेंट होगा, दोनों में क्या होगा? प्रेजेंट होगा। लेकिन नॉन हिस्टोन प्रोटीन में जो प्रोकैरियोट्स वाला होगा वो बेसिक होगा, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन में जो यूकैरियोट होगा वो एसिडिक होगा, ठीक है, एसिडिक। वैसे ही अब देखेंगे आगे मेम्ब्रेन बाउंड। तो जो मेम्ब्रेन बाउंड है तो इसमें प्रोकैरियोट में ऑब्सेंट हो जाता है, और मेम्ब्रेन जो बाउंड है यूकैरियोट में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे डीएनए के बारे में। डीएनए क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो अब डीएनए के बारे में देखते हैं। तो डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर होता है और नेकेड होता है, ठीक है। और ये जो होता है ना, नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि कवर्ड, इसका न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होता है वो कवर्ड नहीं होता है, ठीक है। किसका? तो प्रोकैरियोट के बारे में देख रहे थे। अब यूकैरियोट में देखेंगे डीएनए के बारे में। तो ये भी डबल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन ये लीनियर होता है, ये सर्कुलर होता है, ठीक है। ये लीनियर होता है, सॉरी। और ये जो होता है ये कवर कवर होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये कवर होता है, ठीक है।
अब हम देखेंगे राइबोसोम के बारे में। तो जो ये राइबोसोम है प्रोकैरियोट में, तो जो राइबोसोम है प्रोकैरियोट में इसमें 70s मिलता है, और जो राइबोसोम है यूकैरियोट में इसमें 80s मिलता है। तो 80s किस में मिलता है, तो साइटोप्लाज्म में मिलता है। और माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया MITO का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, और क्लोरोप्लास्ट में 70s मिलता है, और RER में 80s मिलता है, ठीक है। अब हम देखेंगे सेंट्रोजोम में। तो सेंट्रोजोम में प्रोकैरियोट जो होता है उसमें ऑब्सेंट होता है, और सेंट्रोजोम में यूकैरियोट जो होता है, यूकैरियोट उसमें इसमें प्रेजेंट होता है, यानी कि सेंट्रोजोम ऑब्सेंट हो जाएगा प्रोकैरियोट में, और यूकैरियोट में क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। ऑब्सेंट और इसमें प्रेजेंट। तो इस प्रेजेंट किस में होता है, एनिमल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ट्रू क्रोमोजोम किस में होगा, तो ट्रू क्रोमोजोम इसमें अब्सेंट होगा, किसमें, तो प्रोकैरियोट में, और यूकैरियोट में क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे अब साइज एंड शेप ऑफ सेल के बारे में, ठीक है। अगला हेडिंग है साइज एंड शेप ऑफ सेल के बारे में। तो आमतौर पर देखा जाए तो सभी सेल का साइज शेप एंड फंक्शन अलग 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 होता है, ठीक है। तो साइज एंड शेप किसका, सेल का। तो इसको हम क्या बोलेंगे, साइज शेप एंड फंक्शन ऑफ सेल क्या होता है, वो वेरी करता है, एक दूसरे का क्या करता है, वेरी करता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जब सेल का साइज शेप एंड फंक्शन एक दूसरे से वेरी वेरी करता है, तो देखो ये जो हो गया ये अमीबा है, क्या है, अमीबा। और इसके डॉट डॉट अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो जब ये साइटोप्लाज्म इस अमीबा से यहाँ पे टकराएगा, इससे टकराएगा, तो क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे से बन जाएगा, सेम टू सेम बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इस पार्ट को जो है ये पार्ट लंबा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये जो पार्ट लंबा बढ़ा हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे, इसी को तो हम स्यूडोपोडिया बोलेंगे, स्यूडोपोडिया बोलेंगे, ठीक है। और जो स्यूडोपोडिया होता है वो लोकोमोशन में क्या करता है, हेल्प करता है। जो स्यूडोपोडिया होता है वो लोकोमोशन में हेल्प करता है। आगे हम देखते हैं यूनिसेलुलर सेलुलर के बारे में। यूनिसेलुलर होता क्या है, तो यूनिसेलुलर के बारे में देखते हैं। तो यूनिसेलुलर में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो एकरा सेल होता है माइटोकॉन्ड्रिया, वो स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट होता है, ठीक है। तो इसका जो लेंथ होता है स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट, इसका लेंथ जो होता है 0.3 माइक्रोमीटर होता है इन लेंथ। इन लेंथ में स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट होता है माइको प्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। और एक यूनिसेलुलर में और आ गया बैक्टीरिया। यूनिसेलुलर का मतलब हो गया अकेला। तो बैक्टीरिया भी अकेला है। तो इसका जो लेंथ देखा जाए तो 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है, 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है। अब आगे हम देखेंगे ऑस्ट्रिच एग के बारे में। तो ऑस्ट्रिच एग जो सेल होता है वो क्या होता है, लॉन्गेस्ट होता है। जो ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो सेल, उसका उस सेल बोलते हैं ऑस्ट्रिच एग सेल। वो क्या होता है, लॉन्गेस्ट होता है, यानी कि लंबा होता है, ठीक है। मैंने तो यूनिसेलुलर के बारे में देख लिया। अब देखेंगे तो अब मल्टी सेलुलर के बारे में देखेंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देख लिया, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे उसमें माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया होता था, इसमें क्या होता है, राइबोसोम। तो राइबोसोम का इसमें लेंथ कितना हो जाएगा, 7 माइक्रोमीटर हो जाएगा, 7 माइक्रोमीटर। और जो नर्व सेल होता है वो क्या होता है, काफी लॉन्गेस्ट होता है, लॉन्गेस्ट होता है नर्व सेल, लॉन्गेस्ट होता है, ठीक है। आगे है शेप के बारे में। तो सेल का जो शेप होता है वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है। जो सेल होता है उसका अलग अलग शेप हो सकता है, इरेगुलर हो सकता है, इरेगुलर हो सकता है, डिस्क लाइक हो सकता है, डिस्क लाइक, क्यूबॉइडल हो सकता है, कोलुमनार हो सकता है, इरेगुलर हो सकता है, इरे, इरेगुलर हो सकता है, यानी कि इरेगुलर और इरेगुलर, यानी कि इरेगुलर हो सकता है, ठीक है। इसका शेप हो सकता है। तो डाटा जो है दिया हुआ है, जो डाटा माइटोकॉन्ड्रिया का डाटा दिया है 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ दिया है, बैक्टीरिया का दिया है 3 to 5 माइक्रोमीटर है, RBC का 7 माइक्रोमीटर है। ये सब हमें डाटा क्या करना होगा, याद करना होगा। और जो सेल का शेप होता है वो अलग अलग होता है, इरेगुलर होता है, डिस्क लाइक होता है, क्यूबॉइडल होता है, कोलुमनार होता है, ठीक है, इरेगुलर होता है।
और आगे हम अब देखें किसके बारे में। तो आगे जो है ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हमें कवर नहीं करना है। अब हमें क्या चीज के बारे में देखना है, तो क्वेश्चन को छोड़ देना है, केवल हमें थ्योरी को देखना है, ठीक है। थ्योरी को केवल कवर करना है। तो आगे है प्रोकैरियोट सेल के बारे में। तो प्रोकैरियोट सेल होता क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। प्रोकैरियोट होता क्या है। तो मैंने शेप देख लिया था, अब आगे देखते हैं। आगे है इस क्वेश्चन हो गया, अब आगे है शेप के बारे में। शेप आकार के बारे में कि किसका आकार कौन होता है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो, जो एक नंबर में है, रेड जो ब्लड सेल होता है उसकी सेल के उसकी शेप कैसी होती है, तो राउंड एंड बायो बायो कॉनकेव होता है, बायो कॉनकेव होता है किसका। तो रेड रेड ब्लड सेल्स का शेप जो होता है वो राउंड एंड बायो कॉनकेव होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स का जो शेप होता है एम्बॉयड होता है, एमीबॉयड होता है, एमीबॉयड व्हाइट ब्लड सेल का। और जो कोलुमनार इपिथेलियम सेल्स होता है, जो कोलुमनार इपिथेलियम सेल्स उसकी शेप की बात करें तो लॉन्ग एंड नैरो होता है। क्या होता है, तो लॉन्ग होता है एंड नैरो होता है। किसका शेप, तो कोलुमनार इपिथेलियम सेल्स का। और बात करें 4 नंबर में नर्व सेल का, तो नर्व सेल का जो शेप होता है वो होता है ब्रांचेज एंड लॉन्ग होता है, ब्रांचेज एंड लॉन्ग होता है। और 5 नंबर में है एट्राइड, एट्रेचेड। तो 5 नंबर में एट्रेचेड का जो शेप होता है, एट्रेचेड का तो इलोंगेटेड होता है। क्या होता है, इलोंगेटेड होता है। 6 नंबर है मे, मेजोफिल सेल का जो होता है, मेजोफिल के सेल का है तो राउंड एंड ओवल होता है। क्या होता है, राउंड एंड ओवल होता है, ठीक है। और आगे है और 4 को देख लेते हैं। तो टिपिकल बैक्टीरिया का शेप कितना होता है, टिपिकल बैक्टीरिया का शेप जो होता है 1 से 2 माइक्रोमीटर होता है, 1 से 2 माइक्रोमीटर होता है। पीपीएलओ का शेप कितना होता है, तो अबाउट लगभग में होता है 0.1 माइक्रोमीटर होता है पीपीएलओ का शेप। वायरस का शेप कितना होता है, तो 0.02 से 0.02 माइक्रोमीटर तक ले होता है। 0.02 से 0.02 माइक्रोमीटर तक ले होता है किसका, तो वायरस का शेप होता है, ठीक है। ए टिपिकल यूकेरियोटिक सेल का जो शेप होता है वो 10 से 20 माइक्रोमीटर होता है। इसका बड़ा होता है ना। ए टिपिकल यूकेरियोट सेल का जो शेप होता है वो 10 से 12 माइक्रोमीटर होता है। शेप मैंने देख लिया, आकार देख लिया, अब मैंने देखने जा रहा हूँ प्रोकैरियोट के बारे में। प्रोकैरियोट सेल क्या होता है, तो प्रोकैरियोट हम यहाँ कर लेते हैं और पढ़ते हैं प्रोकैरियोट होता क्या है। तो आगे टॉपिक है प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोट सेल में कौन कौन आते हैं, तो बैक्टीरिया आते हैं, ब्लू बीजीएल बीजी आता है, यानी कि ब्लू ग्रीन अलगी आता है, माइटो माइकोप्लाज्मा आता है, पीपीएल आता है। तो देखो, जो बैक्टीरिया हो गया वो प्रोकैरियोट में आता है, ब्लू ग्रीन अलगी हो गया ये प्रोकैरियोट में आता है। अब माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ ये दोनों एक ही चीज है, यानी कि दोनों को हम एक ही कहते हैं, ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही है माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ, ठीक है। ये दोनों को मिलाकर हम यानी कि दोनों को हम माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ में दोनों में सेल वाल क्या होता है, ऑब्सेंट होता है, यानी कि सेल वाल इसमें नहीं पाया जाता, इसमें नहीं होता है, ठीक है। और इसको हम पीपीएलओ का मतलब क्या हुआ, पीपीएलओ का हम फुल फॉर्म देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ। तो पीपीएलओ का मतलब हुआ कि फुल फॉर्म इसका हो जाएगा प्यूलरो 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 नेमोनिया लाइक और ऑर्गेनिज्म, इसका क्या हो जाएगा, तो पीपीएलओ का फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। जो आइसोलेटेड फ्रॉम प्यूलरल प्यूल्यूड ऑफ लॉन्ग्स कैटल में क्या करता है, फ्लूइड करता है, ठीक है। तो पीपीएलओ का मतलब हो जाएगा कि जिस माइकोप्लाज्मा को, जो ये कैटल का जो लंग्स होता है उसमें फ्लूइड प्लूरल फ्लूइड जो होता है वो क्या चीज काम करता है, तो वो निमोनिया को बीमार करने का काम करता है, डिजीज करने का काम करता है, इसी को हम पीपीएलओ कहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे है शेप शेप ऑफ बैक्टीरिया।
बैक्टीरिया का शेप देखेंगे। इसका शेप होता है 4 प्रकार का बैक्टीरिया का शेप, ठीक है? तो देखो, अगर बैक्टीरिया को तो शेप ऑफ बैक्टीरिया का जो 4 पार्ट्स होता है इसको हम देखेंगे। तो मैंने पहली बार बैक ये जो बैक्टीरिया है, तो पहले हमें बैक्टीरिया को देखने में हमें स्फेरिकल लगे, ठीक है? तो स्फेरिकल जब हमें बैक्टीरिया लगा, तो उसको हम क्या बोल दिए? फोकस बोल दिए, फोकस। स्फेरिकल जो पहली बार देखा तो वो हमें क्या कैसा दिखा? तो स्फेरिकल दिखा है, तो इसको हम बोल दिए कोकस। फिर हमें इसको पहली बार देखा, तो इसमें इसे हमें रॉड लाइक दिखा। तो रॉड लाइक दिखा, तो इसको मैंने क्या बोल दिया? बेसिलस बोल दिया, ठीक है? और फिर मैंने इसको पहली बार देखा, तो कैसे दिख रहा था? कोमा की तरह दिख रहा था, कोमा की तरह, ऐसे कोमा की तरह दिख रहा था, कोमा की तरह। तो इसको मैंने क्या बोला? विब्रियो बोल दिया, ठीक है? विब्रियो। और फिर इसको मैंने देखा पहली बार, तो ये दिखने लगा स्पाइरल की तरह दिखने लगा, ठीक है? तो स्पाइरल की तरह दिखने लगा, तो इसको क्या बोला गया? तो इसको बोला गया एस्पिरिलियम, बोला गया एस्पिरिलियम, एस्पिरिलियम बोला गया। तो इस चारों में सबसे कॉमन शेप कौन किसका है? तो इसमें सब इस चारों में, 1 2 3 4, इस चारों में सबसे कॉमन शेप है रॉड लाइक, यानी कि बेसिलस का है। बेसिलस जो है इसका एक कॉमन शेप है, ठीक है? ठीक है। अब आगे हम देखते हैं नोट वाला। तो नोट में लिखा क्या गया है देखते हैं। अब आगे नोट में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोट, यानी कि जितने भी प्रोकैरियोट है वो क्या होते हैं? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोट, यानी कि जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं वो सभी सिमिलर होते हैं, बट शेप एंड जो इसका फंक्शन होता है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो आइए इस लाइन का मतलब हम समझते हैं कि कैसे होता है। तो हम देखेंगे, तो इसके इस लाइन का हम मतलब समझे कि क्या हुआ। तो हम मैंने बोल दिया कि जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं सभी प्रो 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 मतलब सभी प्रोकैरियोट्स जो होता है वो सिमिलर होता है, बट शेप एंड जो इसका फंक्शन होता है वो क्या होता है? डिफरेंस होता है। तो देखो, जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं, जितने भी, वो यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर होते हैं। उसमें सेल मेम्ब्रेन होती है, सभी प्रोकैरियोट्स में सेल मेम्ब्रेन होती है। सभी प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम होती है। सभी प्रोकैरियोट्स में डीएस, यानी कि डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है सभी प्रोकैरियोट्स में। सभी प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल होता है, लेकिन एक केवल माइकोप्लाज्मा को छोड़कर इसमें सेल वॉल को, मतलब इसमें सेल वाल को छोड़कर इसमें नहीं होता है। यानी कि सभी में ये क्या होता है? तो सभी प्रोकैरियोट्स में सेल वाल होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, राइबोसोम होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, यूनिसेलुलर सभी प्रोकैरियोट्स में होता है। तो देखो, तो इसलिए सभी में ये होता है, सभी जो जितने भी प्रोकैरियोट्स के अंदर जितने भी सेल आते हैं तो उस सभी में ये सभी होता है, ठीक है? तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसलिए इस ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे सिमिलर होता है, ठीक है? और बट इसका शेप एंड फंक्शन जो होता है वो डिफरेंट होता है। क्या है कि कोई ऐसा प्रोकैरियोट्स होगा जिसका शेप अलग होगा, जो छोटा होगा या बड़ा होगा, ऐसे शेप में अलग होगा। जो और कोई होगा जो अलग फंक्शन करता होगा, कोई होगा जो अलग फंक्शन करता होगा, ठीक है? तो इसलिए इसका शेप एंड फंक्शन की बात की जाए तो ये डिफरेंट हो जाता है। और इसका ऑर्गेनिज्म और प्रोकैरियोट्स की बात की जाए, यानी कि सभी प्रो प्रोकैरियोट्स जो होता है वो सिमिलर होता है। तो बता दिया क्यों क्यों सिमिलर होता है? तो इसकी इसी के कारण सिमिलर होता है, ठीक है? क्योंकि ये सभी प्रोकैरियोट्स के अंदर ये सभी मिलते हैं, ठीक है? अब हम आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट्स के बारे में। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट्स में सबसे पहले हम देख लेते हैं प्लाज्मिड के बारे में देखते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट में हम ए नंबर में पढ़ेंगे प्लाज्मिड के बारे में। तो इसमें क्या है प्लाज्मिड में क्या है? तो देखो, ये जो हम एक बनाएंगे, क्या बनाएंगे? तो बैक्टीरियल सेल बनाएंगे। और बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या होता है? तो बैक्टीरियल सेल के अंदर जो होता है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए होता है। याद करिए कि इसमें क्या होता है कि डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए इस बैक्टीरियल सेल के अंदर होता है, ठीक है? तो जब होता है तो इसमें जब नेकेड डीएनए, तो कौन सा डीएनए होता है? तो कौन सा डीएनए होता है? जो फल्स फल्स में
पाया जाता था ना, तो उसी फॉल्स में होता है। तो इसके कारण हम क्या बोलेंगे इसको हम, यानी कि यही ये जो न्यूक्लियस था ना, तो ये जो न्यूक्लियस कहाँ था, फॉल्स डीएनए में था। कहाँ था, फॉल्स डीएनए में था। इसलिए हम इसको हम क्या बोलेंगे, तो न्यूक्लियर डीएनए भी बोलेंगे, क्रोमोसोमल डीएनए भी बोलेंगे, और जीनेमिक डीएनए भी बोलेंगे। ये हम इसको तीनों नाम से बोलेंगे, ठीक है। तो हम इसी डीएनए को जो इसी डीएनए को हम क्या बोलेंगे, तो इसी डीएनए को हम बोलेंगे न्यूक्लियर डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए, जेनेमिक डीएनए। तो इसी डीएनए को हम बोलेंगे, ये तीनों नाम बोलेंगे, ठीक है। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो, ये जो था बैक्टीरियल सेल, तो बैक्टीरियल सेल के अंदर भी एक जो ये न्यूक्लियर है, तो इस न्यूक्लियर के अलावा भी एक भगवान ने एक्स्ट्रा न्यूक्लियर दिया, ठीक है, छोटा सा। तो जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर दिया, तो इसका नाम, इसका क्या नाम पड़ गया, ये एक्स्ट्रा वाला का, तो इसी नाम पर पड़ गया। तो लेकिन एक्स्ट्रा इसके पीछे क्या लग गया, एक्स्ट्रा लग गया, ठीक है, इसी एक एक्स्ट्रा लग गया। तो ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। यहाँ पे केवल न्यूक्लियर डीएनए, यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया, तो ये हो गया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। फिर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, यहाँ पे क्रोमोसोमल डीएनए, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। यहाँ पर है जेन जेनेमिक डीएनए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एक्स्ट्रा जेनेमिक डीएनए हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करके पड़ गया, क्योंकि ये जो है, ये क्या है, तो ये न्यूक्लियर है, तो इसके एक्स्ट्रा हो गया। भगवान ने एक और छोटा सा दे दिया, तो इसका नाम एक्स्ट्रा करके पड़ गया। तो देखो, ये जो है इसके रिस्पेक्ट में एक क्या है, स्मॉल है ना। तो ये बोला, मैं तुमसे रिस्पेक्ट में, तुम्हारे रिस्पेक्ट में मैं क्या हूँ, छोटा हूँ। तो ये क्या है, छोटा हो गया। इसके रिस्पेक्ट में ये स्मॉल है। और ये भी बोला कि हम में भी डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर है, तो इसमें भी डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर है, इसमें भी डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, ठीक है। और देखो, इस जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए है, इसमें एक छोटा सा और एक पार्ट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस छोटा सा पार्ट को, एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, हम बताते हैं। तो इस एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन का मतलब यहाँ पर जो है, यहाँ पर डॉट, इसका मतलब क्या हुआ। तो देखो, कोई भी जो डीएनए है, ये डीएनए, तो इस डीएनए को जो इसमें बैक्टीरिया होता है, इस बैक्टीरिया नहीं किल होगा, नहीं मरेगा। क्यों नहीं मरेगा, क्योंकि ये जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस है, उसको मरने से यही रोकेगा। कौन, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन रोकेगा। इसका मतलब यही हुआ। तो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ प्रोवाइड फिनोटिप कैरेक्टर। प्रोवाइड फिनोटिप कैरेक्टर। फिनोटिप कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, तो फिनोटिप कैरेक्टर का मतलब यही होता है कि फिजिकल अपीयरेंस ऑफ बैक्टीरिया इन एंटीबायोटिक कंटेनिंग मीडिया, इसका फिनोटिप कैरेक्टर का मतलब होता है। तो हम आगे देखते हैं। आगे हम एक नोट डाल के पढ़ेंगे। तो नोट में यही लिखा गया है कि जो ए प्लास्मिड हेल्प इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओरिजिन डीएनए, यानी कि जो ये प्लास्मिड हेल्प इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओरिजिन डीएनए, ये हमें किस किस क्लास में पढ़ना है, तो हमें क्लास 12 में पढ़ना है। बायोटेक जो होता है ना, उसी में हमें प्लास्मिड के बारे में, प्लास्मिड हेल्प इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओरिजिन डीएनए, ये हमें क्लास 12 में पढ़ना है, बायोटेक चैप्टर में, ठीक है। अब आगे है इंक्लूजन बॉडी के बारे में जानेंगे। तो इंक्लूजन बॉडी में है क्या, देखते हैं। यहाँ पे देखो, जो ये प्लास्मिड है, तो प्लास्मिड में जो प्रोकैरियोट होता है, तो प्रोकैरियोट के अंदर आता है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया मस्ट मस्ट बैक्टीरिया में प्लास्मिड क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। हम आगे यहाँ पे देखते हैं, पीछे का टॉपिक था, अब आगे देखते हैं। आगे है कहाँ पे, इसको देखेंगे, इंक्लूजन बॉडी के बारे में हम देखते हैं। तो इंक्लूजन बॉडी में सबसे पहले देखेंगे, जो ये सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है।
तो इंक्लूजन बॉडी में क्या होता है, तो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। और जो ये प्रोकैरियोट है, ये प्रोकैरियोट साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। और ये इंक्लूजन बॉडी मेम्ब्रेनलेस होता है और स्टोर रिजर्व मटेरियल, यानी कि कोई ना कोई चीज को ये क्या करता है, स्टोर करते रहता है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ है, जो इंक्लूजन बॉडी होता है वो साइटोप्लाज्म में उपस्थित रहता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है इंक्लूजन बॉडी। और ये प्रोकैरियोट में मिलता है, ठीक है। इंक्लूजन बॉडी जो होता है प्रोकैरियोट में मिलता है। और ये मेम्ब्रेनलेस होता है। और ये कोई ना कोई चीज को स्टोर करता है, कौन सा इंक्लूजन बॉडी स्टोर करता है, स्टोर रिजर्व मटेरियल, कोई ना कोई चीज को ये इंक्लूजन बॉडी रिजर्व करता है, यानी कि स्टोर करता है। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं हम। तो एग्जांपल में लिखा गया है फास्फेट ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल और साइनोफिकेन ग्रेन्यूल, ठीक है। यही सब एग्जाम्पल। तो इसमें इसके एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, यानी कि इंक्लूजन बॉडी का एग्जाम्पल हो जाएगा फास्फेट ग्रेन्यूल और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल और साइनोफिकेन ग्रेन्यूल। तो ये क्या क्या चीज स्टोर करेगा सब, तो ये देखो, जो फास्फेट ग्रेन्यूल है वो फास्फेट, यानी कि नाम से पता चल रहा है फास्फेट को ये क्या करेगा, स्टोर करेगा। और जो ग्लाइकोजन है ग्रेन्यूल, ये ग्लाइकोन का कौन का क्या करेगा, स्टोर करेगा। अस सिनोफिकेन जो है, सिनोफिकेन ग्रेन्यूल, ये प्रोटीन को स्टोर करेगा। इनको तीनों क्या क्या अपना अपना स्टोर करेगा सब, ठीक है। और जो ये गैस वैक्यूल जो होता है, तो गैस वैक्यूल होता क्या है, और तीनों एग्जांपल ये हो गया, और एक एग्जांपल और है गैस वैक्यूल, ये भी एग्जांपल है। तो जो ये स्टोर कर गया कर रहा है लोग प्रोटीन का, इसको ग्लूकोन ग्लूकोन का ये फास्फेट का स्टोर कर रहा है लोग, ठीक है। ये जो गैस वैक्यूल होता है ये क्या चीज स्टोर करता है, तो एयर को स्टोर करता है, ठीक है। और ये क्या प्रोवाइड कराता है, तो प्रोवाइड करता है बाइगेंसी बाइगेंसी प्रोवाइड करता है, जो क्या होता है, फ्लैट में मदद करता है, ठीक है। यानी कि प्रोवाइड जो गैस वैक्यूल प्रोवाइड कराता है, बेंसी प्रोवाइड करता है। और बैक्टीरिया को ये क्या चीज में, तो फ्लोट करने में में मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है, फ्लोट करने में बैक्टीरिया को क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है। यानी कि बैक्टीरिया को जो ये है गैस वैक्यूल फ्लोट करने में मदद कर रहा है। जो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो प्रेजेंट इन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। और ब्लू ब्लू ग्रीन algae में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये होता है। यानी कि जो गैस वैक्यूल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ये मिलते हैं आपको गैस वैक्यूल पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में मिलते हैं, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में मिलते हैं, और ब्लू ग्रीन algae में मिलते हैं। जो ये दोनों जो है पर्पल पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये दोनों क्या करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस। ये जो दोनों है, ये जो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है, ये जो दोनों फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो मैंने अपना लेक्चर 2 कंप्लीट कर लिया, बोटनी का चैप्टर नंबर 8 है, मैंने कंप्लीट कर लिया। और अगला वीडियो में मैं लेक्चर नंबर 3 कवर करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, वंदे मातरम।